नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और बात करेंगे पंचायत चुनाव पर सवाल, मतदाता सूची पर बवाल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब हरिद्वार जिला छोड़ करके प्रदेश के 12 जिलों में होने जा रहे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 28 जून को संशोधित अधिसूचना जारी होने के बाद ही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत वर्तमान समय में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। और इसी बीच विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से निर्णय लेने की बात कही थी। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो नगर निकाय में मतदान करते रहे हैं, उनका नाम पंचायतों के मतदाता सूची में भी है और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उत्तराखंड में एक तरफ आफत की बारिश से बिना आपदा की स्थिति भी देखी जा रही है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की सरगर्मियां भी प्रदेश में जोरों शोरों के साथ देखी जा सकती हैं। पंचायत चुनाव को लेकर 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 5 जुलाई तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी वर्तमान समय में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया 9 जुलाई यानी कि आज कार्य समाप्ति तक चलेगी और इसी बीच मतदाताओं का नाम नगर निकाय मतदाता सूची के साथ ही पंचायत मतदाता सूची में शामिल होने और उनके नामांकन दाखिल करने के कारण राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसको लेकर के विपक्षी दल कांग्रेस सवाल इसलिए भी उठा रही है क्योंकि 23 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर के अवगत कराया गया था कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनका नगर निकाय मतदाता सूची के साथ ही पंचायत मतदाता सूची में भी नाम है, जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए। कांग्रेस की ओर से विरोध जारी है, वो भी इस बात को लेकर कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद ही टिहरी गढ़वाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हो। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने की बात कही गई। अब इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। जो धारा 9 की उपधारा 6 है उसका खुला उल्लंघन है। सितंबर में एक आदेश दिया गया था जिसको सुधारते हुए दिसंबर 2019 में एक और संशोधन लाया गया, वो संशोधन लागू होना चाहिए। और अभी तक जो है जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं बार बार इस बात को वहाँ के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश चुनाव कमीशन को देना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता है ग्राम सभाओं के गठन की, क्योंकि ग्राम सभाओं में जो गाँव के वार्ड्स के सदस्य होते हैं उसमें नॉमिनेशन 50% से कम हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जब वार्ड मेंबर ही नहीं होंगे तो बोर्ड गठित कैसे होगा, ग्राम सभा की गठन कैसे माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये एक संवैधानिक संकट होगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी इतना अड़ंगा डालने के बावजूद और न्यायालय में जब पंचायत चुनाव का मामला गया वहां पर भी अपने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके चुनाव रुकवाने का प्रयास करने के बावजूद भी उस काम में सफल नहीं हुए, तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और रही पंचायत चुनाव में उत्साह की बात, तो निश्चित रूप से आम जनता में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस में अड़ंगे डालने की कोशिश की और लगातार प्रदेश के विकास के विरोध में बयानबाजी करते रही,
उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की आम जनता ने सोची है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जुलाई को जारी इस आदेश के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि धारा 9 की उपधारा 6 का उल्लंघन किया जा रहा है। सितंबर 2019 को आदेश दिया गया कि उसके बाद इसको ठीक करते हुए दिसंबर 2019 को एक और संशोधन आदेश जारी किया गया था। ऐसे में पंचायत चुनाव में उस संशोधन को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले लोग संबंधित अधिकारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल अब भाजपा पर हल्ला बोल रहे हैं। और वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा ने कहा कि कोर्ट के जरिए पंचायत चुनाव रुकवाने के प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता में भारी उत्साह है और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। चुनाव आयोग के पूरे देश भर में निकाय चुनाव से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि यदि नगर निगम में यदि किसी व्यक्ति का नाम है और उससे उसी समय अगर कोई दूसरे चुनाव में मतलब उसी राज्य में यदि नगर पंचायत की चुनाव लिस्ट में उसका नाम है तो उसकी अर्हता सिर्फ एक ही जगह ही गिनी जाएगी, 2 जगह उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन देखा जा रहा है जिस प्रकार से 6 महीने का समय लिया गया और अब हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इसको वैध करने पे लगी हुई है कि दोनों जगह जो नाम है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर राज्य में जो संपन्न हुए नगर निगम चुनाव हुए उसमें यदि किसी उस लिस्ट में चुनाव उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर यदि किसी का नाम है मतदाता सूची में और वही अगर उसी व्यक्ति ने यदि ग्राम सभा में अपने गाँव में जो लिस्ट है पंचायत चुनाव की उसमें जो वोटर लिस्ट है उसमें भी अगर उसका नाम है तो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है कि शायद उसको वैध करे। पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेताओं को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, कीर्तन मंडली नहीं है। हम कीर्तन नहीं करते, हम राजनीति ही करते हैं। लेकिन हमारी राजनीति देश की सेवा के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में विकास के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से सत्ता को केन प्रकारेण कब्जा करने के लिए होती है। इसलिए हम बार बार राज्य के निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं कि पारदर्शिता अपनाइए, पारदर्शिता नहीं अपनाओगे तो कल से बूथों पर आंदोलन होगा। अगर कहीं भी किसी देखिए, पंचायती राज एक्ट जो 2016 है उसके अधीन ही जो नियम है उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए जा रहे हैं। और इस विषय पर जो भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में या विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था उसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होगा वो वोट देने के लिए पात्र होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा, जिस भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। तो इसलिए केवल भ्रामक बयानबाजी करना और एक भ्रामक बयानबाजी से अपना लाभ लेने का काम इस प्रकार से विपक्षी दल करना चाहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर नगर निगमों में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। आने वाले समय में ग्राम पंचायत के अंदर भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल की ओर से जारी किए गए आदेश में 27 जून को जारी किए गए आदेश के बिल्कुल उलट बात कही गई। 5 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच से संबंधित आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार स्पष्ट कहा गया कि किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। कुल मिलाकर विपक्षी दल अपना विरोध जता रहे हैं और भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस इस दावे को लेकर कौन सा दरवाजा खटखटाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता यूएसएसएम से हैं और रत्न मणि डोभाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपसे जिस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मतदाता सूची को लेकर के, नामांकन पत्रों को लेकर के, कि एक मतदाता सूची त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं और इसे चुनाव को लेकर के दो जगह मतदाताओं के नाम कैसे हो सकते हैं? वंदना जी, देखिए, सबसे पहले तो 2016 में किसकी सरकार थी, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं। 2016 में कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी उत्तराखंड में और माननीय हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में ही ये निर्णय हुआ कि 2016 में जो जिन लोगों के दो जगह पर नाम है, वो दो जगह के नाम वाला ये जो निर्णय था 2016 में हुआ था। और साथ ही मैं आपको इसमें एक ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उसमें एक स्पष्ट उसकी एक व्याख्या थी कि जिस भी व्यक्ति का दो जगह पर नाम है और 6 माह के भीतर यदि उसने दोनों जगह पर एक साथ में ही मतदान किया है, तो ऐसे तमाम व्यक्तियों की जो मतलब वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, चुनाव लड़ने के वो लोग काबिल नहीं रहेंगे। यदि उसके सह प्रमाण हो कोई भी वो देता है, कोई शिकायत देता है या उसका किसी भी प्रकार का कोई सबूत मिलता है, तो ऐसे लोगों की मान्यता पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी और उनका नामांकन भी रद्द होगा। और यदि वो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी वो प्रक्रिया एक तरह से वॉइड हो जाएगी। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, ये लोग जब हार इनकी सुनिश्चित दिखाई देती है, हार सन्निकट इन्हें दिखाई देती है, तब ये लोग इसी प्रकार के बहानेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, चुनाव हुआ नहीं कभी। ये तो अच्छी बात है कि इस बार शायद ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं तो ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठा दे। ये संवैधानिक तमाम। ठीक है सर, लेकिन क्या भाजपा भी यही मानती है कि इस मामले में प्रशासनिक के जो स्तर पर गलती हुई है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आशीष नौटियाल जी, ये पेचीदा मामला है क्योंकि अब नामांकन की जो भी तिथि चल रही है, लिस्ट में नाम और नामांकन पर संग्राम चूंकि देखा जा रहा है, ऐसे में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में भी युवाओं में भी जोश खोश देखा जा रहा है। मतदाता सूची को लेकर के एक फिर से ये सवाल भी खड़े हो गए कि ऐसे में ये स्थिति कैसे हो सकती है कि मतदाता का दो जगह नाम कैसे हो सकता है? हेलो, निश्चित जी सर। निश्चित वन्ना जी, देखिए, दो जगह नाम तो इसलिए भी हो सकता है कि कोई गांव में भी रहता हो और शहर में भी मकान हो, तो दो जगह नाम हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो 6 महीने की जो बाध्यता थी, 6 महीने से पहले अगर चुनाव होंगे तो दो जगह वोट नहीं डाल सकता और 6 महीने बाद होंगे तो दो जगह वोट डाल सकता है। तो इस सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने चुनाव को ठीक 6 महीने का गैप दिया। आप देखें, जनवरी से जून तक का गैप दिया, जुलाई में चुनाव करा दिया। जबकि जुलाई आप समझ सकते हैं किस प्रकार का सीजन है, पूरा बारिश लगी है, देहरादून जैसा शहर आपदा से ग्रसित है। उस समय पहाड़ों की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। लोग चुनाव कैसे वोट डालने जाएंगे, कैसे व्यवस्थाएं बनेगी, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम करती है, चाहे किसी को करे, चाहे अपनी ईडी को करे, चाहे अपनी से करे, चाहे चुनाव आयोग को करे। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करनी है, लोकतंत्र की हत्या करनी है। आप देखिए, इस समय बिहार के अंदर क्या हाल कर दिया, सबके वोटर कार्ड कैंसिल, नए बने। ये हर जगह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं। जनता का जो मूल अधिकार है वोट डालने का, उस अधिकार से उसे वंचित करना चाहते हैं। अपने तो इन्होंने पन्ने पुन्ने बना रखे हैं, गाँव में एक आदमी ऐसा बना रखा है
कि जो इनके लिए काम करता है ये उसको क्या देते हैं क्या देते हैं नहीं। लेकिन दूसरी पार्टी का अगर कोई आदमी इन्हें दिखता तो वोटर लिस्ट से भी गायब कर दिया जाता है। पिछले नगर निगम चुनाव में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से लोगों के नए वोटर कार्ड होने के बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो ये लोग सर्वे कराते हैं, देखते हैं कौन आदमी किसके पक्ष में वोट करने वाला है, उसके नाम तक कटवाने का काम करते हैं। क्योंकि ये मैनेजमेंट कंपनी टाइप की, भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक मैनेजमेंट कंपनी टाइप की एक संस्था बन के रह गई है जो सिर्फ मैनेज करने का काम करती है कि किस प्रकार से चुनाव को जीता जाए, कैसे किसके वोट काटे जाए। क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर यही लोग लगते हैं मुझे कि ये लोग जो है इस तरह की चीजें हरकतें करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें देश का नुकसान कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आशीष जी, आपने 23 जून को भी शिकायत की थी, ऐसे में क्या जो सुनवाई होनी थी आपकी शिकायत के अनुरूप क्या वैसी हुई थी? 23 जून को आयोग को आपने ज्ञापन भी दिया था। देखें क्या बोलते हैं, जब थानेदारी जो है ऐसा है, जब ऊपर इनके बैठे हुए लोग ही जब भ्रष्ट हैं तो आप शिकायत करें चाहे कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भ्रष्टाचार तो चरम पर है, ऊपर इनका आका ही भ्रष्टाचारी है, तो वो क्या अंकुश लगाएगा? उसकी तो कहने पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो कोई अंकुश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इससे कोई अंकुश लगाया जाएगा। कुछ नहीं किया जाता। ये लोग इतने भ्रष्टाचारी है, इन्हें सब पता है कि ये आएंगे बोलेंगे, पर ये तो तानाशाह है, ये तो किसी हद तक गिर सकते हैं, इनके कोई गिरने की कोई लिमिट नहीं है। आप देखें देश के अंदर पहलगामा हमला जैसा इतना बड़ा हमला हो जाता है, उसके आतंकवादी आज तक नहीं पकड़ पाते ये लोग, उनका स्केच भी जाली ये लोग बना के देते हैं जनता के सामने। तो इस प्रकार से ये लोग तो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए इनका कोई दीन ईमान धर्म कुछ नहीं है, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है और भ्रष्टाचार करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजों को लेके आना है और भ्रष्टाचार करना है, इनका यही काम है। संजीव जी लौटेंगे, आंसर आप करिएगा, पहले एक एक करके सबसे सवाल पूछ ले, फिर उसके बाद आप आंसर करिएगा। शांति प्रसाद जी, जिस तरह से बिल्कुल सर लौटेंगे आपके पास। शांति प्रसाद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका इसमें काफी निर्णायक होती है, तो कहां पाते हैं इन सारे ही विवादों में चुनाव आयोग को? देखिए गरिमा जी, सर वंदना पांडे बोल रही हूँ मैं। हाँ अच्छा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग सब विधि के अधीन बंधे हुए हैं, बावजूद इसके बीच चुनाव में इस तरीके का बयान आना कि जहां 2 जगह नाम हो फर्क नहीं पड़ता, चुनाव वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसी राज्य निर्वाचन आयोग से एक खबर निकल कर आई थी कि 2 जगह नाम हुए तो चुनाव रद्द हो सकता है। कहने का मतलब है ये दुविधा जो बनी है ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आ जाइए पहाड़ों की स्थिति में। भाजपा के एक सांसद अनिल बलूनी जी कहते हैं कि चलो गांव की ओर, आप देश के किसी कोने में रहते हैं रहें, मगर आप अपने गांव में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। इससे बहुत लोगों ने जो प्रवासी थे उन्होंने अपने गांव में अपने वोटर आईडी कार्ड बनाए। मैं चुनाव में देख रहा था गांव से जबरन भाजपा वालों ने नाम हटवाए और कारण लिखा कि ये लोग गांव में नहीं रहते हैं इसलिए इनका वोट काट दिया जाए। सैकड़ों गांव में कहीं 150 वोट, कहीं 200 वोट, कहीं 250 वोट, कहीं 50 वोट ऐसे काटे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर किसी ने अपना नाम अपने गांव में चढ़ाया तो भाई भाजपा बताए कि उसका नाम क्यों कटवा दिया गया। क्या वो भारत का नागरिक अन्य राज्यों में नौकरी करते हुए अगर वो अपने गांव में अपना वोटर आईडी कार्ड बनाता है और आपके सांसद कहते हैं चलो गांव की ओर, ऐसे में उसका मतदान करने का अधिकार छीन लेते हो आप, तो इसकी सजा किसको मिलेगी? क्या ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है जो कहती कुछ है, होता कुछ है, करती कुछ है।
उसी क्रम में अगर आप देखें तो जो आज ये बयान आ रहा है कि दोनों जगह नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो भाई पहला बयान क्यों दिया और अब कौन प्रभावित हो रहा है जिससे आपने जो है ये कानून नया तुरंत खड़ा कर दिया? कहने का मतलब है यही भाजपा का असली चेहरा है। जितना समाज को गुमराह भाजपा करेगी उतना भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो राजनीति में आगे बढ़ेगी। दबी जबान में गांव में लोग कहने लगे हैं कि यदि 24 तारीख को जबरदस्त बारिश हुई तो क्या होगा? क्या मतदान करने लोग जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव का व्यक्ति बारिश के कारण मतदान करने में ना जाए और भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग ठप्पा लगा लगा कर चुनाव में जो है अपनी जीत साबित कर दें? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय पर बहुत बारिश का माहौल बना हुआ है। पहाड़ों में 150 से 200 सड़कें टूटी हुई हैं। मतदान अधिकारी अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ उससे पहले से घबराहट है। अगर चुनाव के समय बिजली की लाइन खराब रही, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो चुनाव कैसे होगा? कहने का मतलब है ये जो समय भाजपा ने चुना है 1 साल बाद भरी बरसात और आपदा के समय, ये भी एक शंका अब गांव में लोग खड़ा करने लगे हैं कि कहीं इसके पीछे भाजपा की कोई साजिश तो नहीं है। और अभी शुरुआत में ही जिस तरीके से बयान चुनाव आयोग के आ रहे हैं और जिस तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं और अभी मात्र 10-15 दिन के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, अभी तक जो कोहरा बना हुआ है ये भाजपा की नाकामी का बहुत बड़ा कारण है। यही कारण है कि लोगों को अब भाजपा पे विश्वास नहीं रहा। हर चुनाव पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदार ये सरकार है। सरकार को फ्रंट पे आकर अपने इन तमाम जो कोहरे को बताना पड़ेगा जनता के बीच में कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि चुनाव आयोग को 2-2 बार आकर जनता के बीच में कहना पड़ रहा है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, चुनाव होंगे तो जिनके 2 जगह होंगे वो कैंसिल होंगे, अब दोनों जगह रहेंगे नाम तो बीच चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो स्थिति है इससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला रही है, जनता देख रही है। अब तय जनता ने करना है कि इनका सुपाड़ा साफ हो या इनकी बेईमानी के आगे आगे नतमस्तक हो। जी बिल्कुल, और ये बड़ा और गंभीर सवाल भी है क्योंकि मुहाने पर चुनाव है और ऐसे में इस तरह का बवाल मचा हुआ है पहाड़ों में। आप सभी के साथ फिर से लौटेंगे, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात हो रही है पंचायत चुनाव के, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं और सीधा चलते हैं पीसी थपलियाल के पास। पीसी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो बवाल है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, मतदाताओं की सूची को लेकर के, वो तो देखा जा रहा है, लेकिन क्या आप भी गड़बड़ी पाते हैं जिस तरह से चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग को फ्रंट पर आकर के बार बार जो तारीखों का भी ऐलान करना पड़ा था और लिस्ट के बारे में भी जानकारी देनी पड़ी थी? देखिए, जो अभी त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं ये तो इनके लिए कुछ नहीं, एक जेबी खेल है, बहुत छोटा खेल है इनके लिए। इन्होंने राष्ट्रीय लेवल तक भी चुनाव आयोग को अपने जेब में रखा हुआ है और जग जाहिर है। और किस तरह से इनका व्यवहार बिहार में है, किस जगह किस तरह से इनका अन्य जगह, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनका जो सांसद है, जो हमारा लोकसभा का सांसद है, वो उसका एकमात्र एजेंडा है कि वो भाई अपना घर में भी वो बनाओ, वोटर कार्ड बनाओ हमेशा। लेकिन अगर आप नैतिकता अगर है इंसान में, जहां वो रह रहा है वो वहां के जनप्रतिनिधि से उसका वो कनेक्शन होना चाहिए, वो उसके लिए है। अगर मैं देहरादून में हूं तो देहरादून का जनप्रतिनिधि मेरे सरोकारों से जुड़ा हुआ है। जहां मैं छोड़ के आ गया हूं वहां पे ये लोग क्या करना चाहते हैं, जो इन्होंने करना चाहिए था वो हो ही रहा है। इनको महात्मा गांधी के उस सपने को जो ग्राम स्वराज के नाम पे आज सब जग जाहिर है, उसकी ये अपमान कर रहे हैं। उस संशोधन को जो 73rd अमेंडमेंट है
उसको लागू करके अगर ये पंचायतों को ताकत देते तो लगता भी, इन्होंने तो एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है पंचायतें। अगर आज मेरे को बड़ा चिंता हो रही है कि दो बड़े अधिकारी जो प्रधान बनने के लिए काफी लोग उनको तालियां बजा रहे हैं कि साहब आईजी साहब ने और कर्नल साहब ने प्रधानी ले ली है, लेकिन इससे पहले जो अधिकारी प्रधान बने हैं वे खून के आंसू करके तोबा तोबा करके आ गए हैं। अगर प्रधान भ्रष्टाचारी नहीं है तो चल ही सकता, वो काम कर ही सकता। यानी भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान से लेकर जमीन तक पहुंचा दिया है। और ऐसी व्यवस्था पे अगर चर्चा करना है तो वो क्या औचित्य रह गया है? आज औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि इन्होंने पूरी गैंगी राजनीति को पूरे देश में फैला दिया है। इनके गैंग ने जो चाहते हैं, अभी इनको जनता नहीं जितवाती, इनको जनता नहीं जिता रही है, ये अपने को जितवाते हैं। इन्होंने इस तरह के पैसे सेक लिए हैं कि इनको हराना ही मुश्किल है। किस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड कलेक्शन करके, मैं आज इस चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं कि हम कितना सर फोड़ लें, और जो इनके पंचायत सदस्य जीत के आएंगे और जीत के बाद जो इस हमारे सामने एक मंडी लगेगी खरीद फरोख्त की, और 12 जिलों के 12 जिला जो अध्यक्ष होंगे वो इनके होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड वालों के इनके होंगे, और हम मूक दर्शक बन के इस व्यवस्था को देखते रहेंगे। आज जरूरत है कि तमाम लोगों को एकजुट होकर इनके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि ये जो कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हमारे सामने कर रहे हैं, हम अलग अलग मंचों से इनको गलियाते जा रहे हैं और इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन्होंने पूरी जनता को अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। उनको इस तरह से आपने देखा होगा कि क्या मेयर चुनाव में ऋषिकेश में क्या नंगा नाच किया, किसको शिकायत करते, किस तरह से हमारा जीता हुआ प्रत्याशी दिनेश मास्टर को हरवा दिया इन्होंने, किस तरह से ये बिहार से लाए व्यक्ति वो हमारे सिर पे बिठा दिया। पूरी जो मर्यादाएं हैं समाज की, लोकतंत्र की, राजनीति की, इनकी जूते की नोक पे। इसलिए इनसे इसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। अभी इनके मैंने तीन प्रवक्ता सुने, क्या बोल रहे थे, कांग्रेस को गलिया रहे थे किस तरह से, बल्कि बीच में उंगली उठा रहे थे इनके प्रवक्ता। मेरे को हंसी आ रही थी कि जब उसकी बारी थी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, पता ही नहीं कि क्या बोलूं, और बीच में उंगली उठा के बोले जो अब मैं बोलता हूं, तो मतलब कहने का क्या बोलेंगे, केवल गाली। ठीक है सर, आंसर करेंगे, संजीव जी आंसर करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। सर, कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस स्थिति को कैसे सुलझाया जा सकता है, जिससे जिस तरह से उहापोह की स्थिति अभी देखी जा रही है त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के, मतदाताओं को लेकर के? शर्म आनी चाहिए। अरे हमें शर्म आ रही है कि किसके लिए हमने राज्य लिया, ऐसे दरिंदों के लिए हमने राज्य लिया जो बात दिल्ली दूर पेचिंग पास बोलते थे ना। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, लौटेंगे आपके पास। संजीव जी आंसर करेंगे। पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, हमारे साथ रत्नमणि जी हैं, उनसे सवाल है हमारा। सर, इस स्थिति को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि मुहाने पर चुनाव है और ऐसे में जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अंजना, ये गंभीर सवाल है तो गंभीर सवाल उठेंगे, गंभीर विषय। अब देखिए, दो व्यवस्थाएं चल रही हैं कि आप बिहार में तो वोटबंदी कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप डबल वोटिंग कर रहे हैं। ये मैं उस राजनीति बात पे नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं, ये संविधान का सवाल है कि संविधान के साथ किस तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरह से आप ताक पर रख रहे हैं, ये सवाल है। खाली ये वोट का ही सवाल नहीं है, सवाल ये तमाम पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं कि अगर इतना ही सरल होता तो 2 संविधान संशोधन नहीं करने पड़ते राजीव गांधी को 1992 में। एक 73वां संविधान संशोधन लाया गया, किया गया, और एक 74वां संशोधन किया गया, और फिर उसी दिन उसको लागू, उनकी फिर दोनों की अलग अलग नियमावली बनाई गई, पंचायत राज व्यवस्था के लिए, नगर निकाय व्यवस्था के लिए,
और ये पंचायत राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को ये इसको लागू किया गया और नगर निकाय व्यवस्था को 1 जून 1993 को लागू किया गया। तो ये एक ही दिन हो सकता था। 92 में जिस दिन पार्लियामेंट में इसको पारित किया गया था, तो 2 संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती, ये एक 73वें से काम चल जाता है। अगर आपने शहर में भी वो रखना है, ये सब रखना है, ये सवाल ये नहीं है। तो जो देश में आप अलग अलग मतदाता सूचियां देते हैं कि ग्रामीण मतदाता इतने हैं, महिला मतदाता इतने हैं, पुरुष मतदाता इतने हैं, अगड़े इतने हैं, पिछड़े इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, ये अगर और शहरी मतदाता इतने हैं, तो अगर आप ये गड्ढमड कर देंगे मतदाताओं को, शहर में भी वो मतदाता होगा, गांव में भी वो मतदाता होगा, तो तमाम जो सिस्टम, जो तमाम जो योजनाएं आप जनसंख्या के आधार पर, वोटर के आधार पर तय करते हैं अपनी योजनाओं को, विकास योजनाओं को, कितनी पॉपुलेशन हमारी है, इतनी शहरी है, इतनी हमारी ग्रामीण है, तो कैसे करेंगे? ये खाली एक वोट का सवाल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इसमें धूर्तता ये इनकी ये है कि इस समय इनको मालूम है कि ये आपदा का समय है, आपदा में आप चुनाव करा रहे हैं, इस आपदा को इस ढंग से आप अवसर में बदल दें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां होंगी पहाड़ में, बहुत सारे लोग मतदान करने नहीं जा पाएंगे करने के लिए, तो आप अपने लोगों को शहरों से ढोके वहां उनका मतदान करा देंगे जिनके वोटर लिस्ट में नाम होगा। ये लोकतंत्र का भी अपहरण करने की एक योजना इसमें शामिल है। आप वहां पर, आप बिहार में अलग नीति चला रहे हैं, आप उत्तराखंड में अलग नीति चला रहे हैं, आप कोई संविधान से तो चलो, कोई नियम तो बना हुआ है ना। और इसी आप 16 की बात कर रहे हैं कि 16 में हरीश रावत की सरकार थी, उसने ये संशोधन किया, तो आपने 19 में तो आपकी सरकार थी, आपने 19 में संशोधन किया, तो आप अपने संशोधन पर क्यों नहीं कायम हो? तब आप हरीश रावत को, कांग्रेस सरकार को भला बुरा कह रहे थे कि इन्होंने ऐसा संशोधन कर दिया। अब आपको उसमें लाभ दिखाई दे रहा, तो आप उसको लागू करना चाह रहे हैं। आप अपने ही संशोधन को लागू नहीं करना चाह रहे जो 2019 में आपने किया है। ये दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है इनका। ये इनका उस पर उसको लोकतंत्र का अपहरण करने की योजना है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। संजीव जी, अब आप जवाब दीजिए एक एक करके, सभी ने जो सवाल आपसे पूछे हैं। वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उत्साह का वातावरण है। जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेके उत्साह का वातावरण, जबकि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष में यूकेडी की हम यदि बात करें तो ये तो नील बटा सन्नाटा है, बिल्कुल ही शून्य पे है। और अभी जो निकाय चुनाव हुआ, निकाय चुनाव में कांग्रेस का भी, कांग्रेस का हाल भी सभी ने देखा। 11 नगर निगम में 10 पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जीत हुई और कांग्रेस को अंडा मिला शून्य। कांग्रेस वहां पर भी शून्य पर रही। और यूकेडी की यदि हम बात करते हैं, यूकेडी को लोग पूरी तरह से पहले नकार चुके हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आता क्यों चुनाव मैदान में आते भी हैं। और जबकि आपको पता है राजनीति रही, आप भी बिल्कुल वही कम्युनिस्टों वाला एजेंडा लेकर चलते हैं। धर्म की बात करने वाले, और धर्म के आप ये देखिए, कांग्रेस के पास न विकास का कोई एजेंडा, शांति प्रसाद जी, शांति से बात सुन लीजिए। ये लोग लगातार जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं, ये तमाम जनता भी जानती है। तमाम हमारा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सोच भी यही है कि हमको विकास चाहिए। ये होता है सकारात्मक राजनीति। क्या होती है सकारात्मक राजनीति? अंकिता हत्याकांड। सकारात्मक राजनीति क्या होती है? बहु बेटियों पे बुरी नजर रखना, ये सकारात्मक राजनीति होती है क्या? ये भी तो बता दो ना, आपके राज पार्टी की क्या राजनीतिक सोच है। जब सवाल जवाब करो तो फिर मुख दर्शक हो जाते हैं, लाइन से गायब। ठीक है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, और ये केवल और केवल नकारात्मक राजनीति का
आशीष नौटियाल जी लौटेंगे, संजीव सर आपके पास लौटेंगे, नेटवर्क इशू हो रहा है आपके पास। आशीष जी, जिस तरह से ये जो सवाल भी आप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं और मूल मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, बारिश को लेकर के भी उठाए गए कि ऐसे में जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह का ये जो चुनाव अभी होने हैं इसको टाला जा सकता था? में जाके बांग्लादेश की पैरवी करने खड़ी हो जाती है, रोहिंग्याओं की पैरवी करने खड़ी हो जाती है। कांग्रेस का चरित्र कितना गिरता जा रहा है ये पूरे देश के लोग। अरे कांग्रेस के बारे में हम आपको बता देंगे, आप थोड़ा शांत रहिए, सुन ले थोड़ा संजीव भाई। अभी कांग्रेस के और भाजपा के बारे में हम बताएंगे आपको। आशीष जी 2016 में अभी संजीव भाई बता रहे थे भी आपने बनाई और आज पहाड़ में लोगों के मन में बातें कर रहे हैं। किस बात का उत्साह है बताइए? आप महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पाए, आप शिक्षा में फेल हैं, आप स्वास्थ्य में फेल हैं, गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। किस चीज का उत्साह है? जनता के मन में सिर्फ एक उत्साह है कि भाजपा का कोई नेता दिखे तो सही, उसके पीछे भाग भाग कर उसको यहाँ पहाड़ से बाहर निकालने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने काम किया है, एक अच्छा काम किया हो, बताएं आपने कौन सा अच्छा काम किया है? आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। कल को एक डिबेटर बैठा हुआ था, मैं स्कूल बच्चों के ऊपर डिबेट थी, स्कूल के बच्चों के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसके ऊपर 1,15,000 रुपए पर मंथ सरकार खर्च कर रही है। और उसके बाद देखिए कार्यकाल में तो विद्यालयों के अंदर टीचर ही नहीं हुआ करते थे। आप जो देश के भविष्य हैं बच्चे, उन बच्चों का पैसा विद्यालयों में टीचर नहीं होते थे, नहीं आती, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते थे, देश के भविष्य को खत्म करने का न दवाइयाँ होती थी, ना इक्विपमेंट होते थे। आपके समय में अपना कार्यकाल भूल गए क्या? उस समय केवल और केवल कुछ होता था तो घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होता था, अंधकार होता था। एक एक करके आप अपनी बात रखें, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है और किसके सवालों का आंसर किया जा रहा है। आशीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, संजीव जी आपके पास लौटेंगे। संजीव जी मैडम, ये पूरी भाजपा है जो देश को डिस्टर्ब करके रखी हुई है। संजीव जी उसका उदाहरण है, वो भी यहाँ पे सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी बात में कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर, आप ऐसा ना करें संजीव भाई, पूरे देश को बर्बाद करने का काम ना करें, चाहे डिबेट हो चाहे कुछ और हो, बर्बाद करने का काम मेरे भाई पूरे देश को डिरेल करने का काम तो आप ही लोग सर, आप अपने विषय की, अपने मुद्दे की बात करें। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को वोट डालने का अधिकार दो। ये देखो, अरे आप चले जाओ बांग्लादेश, आप बांग्लादेशियों को वोट डालने का ठीक है सर, लौटेंगे आप दोनों के पास लौटेंगे। रत्नमणि जी ठीक है सर, लौटेंगे आप दोनों के पास लौटेंगे। रत्नमणि जी, जिस तरह से ये ऐसे तो कभी समस्या का समाधान नहीं होगा, दोनों ही जो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप करती रहती हैं और करती रहेंगी। ऐसे में अगर जो मूल मुद्दे हैं, मूल जो समस्याएं हैं, उनके अगर निस्तारण और निराकरण की बात करें तो ऐसे हो ही नहीं पाएगा। टाइम रखा गया कि चुनाव को प्रभावित सर, रत्नमणि सर से सवाल है। आशीष जी अभी आप बोलिएगा। हाँ, मैं बोलूं मैडम? वंदना जी मैं बोलूं? सर आपके पास लौटेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे पास है, हमारे साथ हैं, हमारा सर उनसे सवाल है। सर आपको आवाज पहुंच रही? वंदना, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि ये कोई किसी अधिकारी ने ही ये सारी फितरत कर दी हो। मैं इसको शरारत भी कहता हूँ, फितरत भी कहता हूँ। बिना सरकार के संज्ञान में और जो जिम्मेदार पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, बिना उसके इशारे पे कोई अधिकारी इतना बड़ा निर्णय ले ले स्वतः ही अपने आप में, तो ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये फिर प्रश्न चिन्ह सरकार के उस पर लगता है। तो मैं तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ। सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, हैंडसम मुख्यमंत्री हैं और बहुत कुछ है, धाकड़ भी हैं, सब कुछ हम लोग कहते हैं। तो इसलिए मैं उन पर नहीं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है। ये मैं लोकतंत्र में मेरा विश्वास है, संविधान पर भी विश्वास है।
अगर किसी अधिकारी ने बिना सरकार के परामर्श के ये काम किया है तो वो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यवस्था है, आप तो या तो ये कहें कि भाई हम 73वें संविधान संशोधन में से एक ही रखना चाहते हैं, एक खत्म करना, या तो 74वां खत्म कर दीजिए और 73वां खत्म कर दीजिए। अगर आपने दोनों संविधान संशोधन रखने हैं तो वो इसीलिए किए गए हैं कि दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसमें एक एक आदमी को 3-3 4-4 वोट देने हैं। नगर निकाय में अलग व्यवस्था है, इसलिए दो अनुच्छेद बने, 2 बार उसको पारित किया गया, संविधान संशोधन हुआ। अब आप किस कारण से गड्ढमड्ढ कर रहे हैं, और बहुत संजीव जी बहुत सीनियर है, हम उनको ये खाली दोनों पार्टियों का उसका मामला नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मामला है, लोकतंत्र का मामला है कि इस तरह से आप गड्ढमड्ढ करेंगे तो तमाम कल अभी जो योजनाएं हैं सरकार की, शहर के लिए अलग योजना बनती है पानी की, और गांव के लिए पानी की अलग योजना बनती है, वहां से एजुकेशन के अलग व्यवस्था आप करते हैं, स्वास्थ्य के अलग करते हैं पंचायतों का, और यहाँ ये करते हैं। तो 73वें में तो उन पंचायतों को शक्तिशाली बनाने का, संसाधन चलाने का, वित्तीय अधिकार देने का, अपनी योजनाएं बनाएंगे, वो सब है। इसी प्रकार से सरकार का दर्जा निकायों को दिया गया है। अब जब आप निकाय के लोगों को और पंचायत के लोगों को एक ही बना देंगे तो फिर तो आप एक रखिए। ये सरकार का है, अभी तो केंद्र में आपकी सरकार है, सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ भी आपका प्रचंड बहुमत है, वहाँ आप प्रचंड तो वहाँ पर नहीं है, आप मत में है, लेकिन आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी बहुमत है। तो आप एक अनुच्छेद खत्म करा दीजिए, 74वां खत्म कर दो या 73वां खत्म कर दो, फिर एक ही हो जाएगी व्यवस्था नगर निकाय की भी। वहां भी अगर दोनों रखने हैं सैद्धांतिक रूप से, अगर संवैधानिक व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाएं रहनी है तो दोनों व्यवस्थाओं का पालन होना चाहिए, और इसका उल्लंघन अब तक होता रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहली बार आप नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। बिल्कुल संजीव जी, अब आप जवाब दीजिए। वंदना जी, देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाती है तो विकास के मुद्दे पर जाती है। हमने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, ग्राउंड जीरो पे डेवलपमेंट किया है। आज जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, शहरों का विकास हो, गांव से लेके स्टेट हाईवे तक जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं वो जुड़े हैं, खेत खलियानों में हमको अपने घर पर ही रोजगार मिले थे। उसके लिए होम स्टे जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना जो सरकार के द्वारा दी गई है, जिसमें 4,500 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को अपने घर बैठे रोजगार मिला है। तमाम पर्वतीय अंचलों में आप देखें तो फल पट्टी और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और तमाम तरीके से जो रोजगार हमने डिलीवर करने का काम किया, और तमाम ऐसे विद्यालय जहां कांग्रेस के समय पर जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, तमाम ऐसे अस्पताल जहां पर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट डॉक्टर की भूमिका निभाते थे, कोई दवाइयों का इंतजाम नहीं था। आज आप देखें, जहां कांग्रेस के शासनकाल में मात्र पूरे उत्तराखंड के बेड़े में 874 डॉक्टर होते थे, आज 3300 से ज्यादा डॉक्टर्स आज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर उपलब्ध हैं, और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान की जो एक सुविधा प्रत्येक उत्तराखंड वासी को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। 4 सालों में 23,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विजन 2025 बोला गया था, तो विजन 2025 को पूरी तरह से साकार रूप देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। और ये सबका मतदाता के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का काम, उससे क्या मतलब है? जनता के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन सर, यहाँ सवाल तो ये है कि जो कर रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर यदि जनता की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है
उसको मौके पर ही उसको निस्तारण करने का काम कर रहे हैं। यही एक बहुत ठीक है सर, ये तो उपलब्धियां रही जो कि आपने गिनाई, लेकिन समस्या यहाँ पर मतदाता सूची को लेकर है। हमारी सरकार पर लगातार प्रगाढ़ हो रहा है और पंचायत के हमारे जो चुनाव हैं उस चुनाव में जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा है। और उसमें अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार बहानेबाजियां कर रही है और ये अपनी हार के पहले से ही बहाने ढूंढने लगे हैं, जिस प्रकार से ये लोग लगातार चुनाव को टालने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पहले ही अपनी हार स्वीकार कर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि हम विकासवादी लोग हैं। हमारा एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य गांव का भी विकास करना है, शहरों का भी विकास करना है। डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन उसमें जोड़ने के लिए इस बार पंचायतों में ये तो मूलभूत जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनके बारे में आपने गिनाया है, जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपने गिनाया है, लेकिन समस्या यहाँ पर मतदाता सूची को लेकर है और दोहरी राजनीति को लेकर के, जो कि आक्षेप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि दोहरी राजनीति कर रही है और जिस पर सवाल उठाने चाहिए उस पर सवाल नहीं उठा रहे। खुद चुनाव आयोग को अपने पाले में किए हुए ऐसे गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं। वंदना जी, देखिए मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि 2016 में जिस समय यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये इस प्रकार का जो भी अध्यादेश वगैरह है ये लोग लेकर आए और मैंने साथ में उसमें ये भी स्पष्ट किया है, यदि कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए जो भी कोई भी प्रत्याशी है उसने पिछले 6 महीनों के अंदर कोई भी 2 जगह यदि उसका नाम है और दोनों जगह उसने मतदान किया और उसका ऐसा कोई भी प्रमाण मिलता है तो वो उसका तमाम नामांकन भी निरस्त होगा। यदि चुनाव हो भी जाते हैं उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है प्रमाण लेकर तो उसका बाद में भी तमाम, यदि वो जीतता है, जीतने के बाद भी उसका सब कुछ निरस्त हो सकता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई इवेंट बट वाली कोई स्थिति है ही नहीं। सरकार तो पहले सब चीजें स्पष्ट कर सकती है। ठीक है, ये जो बवाल चल रहा है उत्तराखंड में पहाड़ों में, ये जो बवाल चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, मतदाताओं को लेकर के, और मुहाने पर चुनाव भी है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ऐसे में गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और दोहरी राजनीति के भी सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, आक्षेप पटाक्षेप का दौर भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे वोटर लिस्ट को लेकर के, मतदाताओं को लेकर के, और ये अब चुनाव चूंकि अब होने वाला है, चुनाव होने से पहले जो उत्तराखंड की राजनीति है उसमें बड़े फेरबदल भी देखे जा रहे हैं, उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। मतदाता सूची को लेकर के बहुत गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर एक मतदाता जो है उसके 2 वोट कैसे हो सकते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।